एक बार जो हमने फ्लो चार्ट के शुरू में सारे बॉक्सेस देखे थे, फिर से देखते हैं उन सारे बॉक्सेस को। ये देखिए ओवल शेप बॉक्स किसके लिए था सर? स्टार्ट एंड स्टॉप। स्टार्ट एक बार आएगा, स्टॉप एक बार आएगा, स्टार्ट स्टार्टिंग में आएगा, स्टॉप एंडिंग में आएगा। ये वाला बॉक्स, ये सर इनपुट बॉक्स है, ये इनपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे, आउटपुट के लिए यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये वाला बॉक्स सर ये प्रिंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट के अलावा और किसी चीज के लिए यूज नहीं करेंगे। सर इनपुट कितनी बार आ सकता है? कितनी बार भी आ सकता है। प्रिंट कितनी बार आ सकता है? कितनी बार भी आ सकता है। और हो सकता है किसी एक प्रकार का बॉक्स बने ही ना, ये भी। अब बात करते हैं दो प्रकार के बॉक्स की, एक रेक्टेंगुलर शेप और एक डायमंड शेप। बेटा आपको याद होगा जब हमने चैप्टर 3 डिस्कस किया था, चैप्टर 3 के अंदर हमने कंट्रोल यूनिट, हमने सीपीयू पढ़ा था, हमने पढ़ा था कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। आपको याद होगा हमने अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में हमने डिस्कस किया था कि हम अपने कंप्यूटर से कुछ अरिथमेटिक फंक्शन करा सकते हैं और कुछ लॉजिकल फंक्शन करा सकते हैं। आपको याद होगा हमने पढ़ा था 4 प्रकार के अरिथमेटिक फंक्शन, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, एंड 6 प्रकार के लॉजिकल कंपैरिजन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। तो आप देखा जाए ये 10 ऑपरेशंस अपने सिस्टम से करा सकते थे, 4 अरिथमेटिक और 6 लॉजिकल। बिल्कुल क्लियर? राइट। अब देखिएगा एक बहुत खास बात बोल रहा हूं, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो आप इस रेक्टेंगुलर शेप वाले बॉक्स में करोगे। जब भी आपको प्लस, माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है तो कहां पे करोगे? वो प्रोसेस बॉक्स में करोगे, रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स में करोगे। और अगर आपको 6 ये जो लॉजिकल कंपैरिजंस है ये करने हैं तो ये 6 लॉजिकल कंपैरिजन आप किस में करोगे? सिर्फ ये जो डिसीजन बॉक्स है, ये जो डायमंड शेप बॉक्स है, इसके अंदर करोगे। तब आपको फुल क्लैरिटी है। स्टार्ट स्टॉप बॉक्स आपको क्लियर है। कुछ भी यूजर से पूछना है तो इनपुट बॉक्स में पूछेंगे, कुछ भी यूजर को बताना है तो प्रिंट बॉक्स से बताएंगे। और 2 प्रकार की प्रोसेसिंग हम करते हैं, या तो प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, दैट इज अरिथमेटिक, या हम लॉजिकल करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ये सारे काम में जो प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई है ये प्रोसेस बॉक्स में होगा, एंड जो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये जो 6 कंपैरिजन है ये डिसीजन बॉक्स में होंगे। फुल क्लैरिटी, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम अपना एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, और यस ये पेपर में आ भी सकता है। तो लिखिएगा ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, लिखते हैं ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ 5 random numbers. Draw flowchart to find the sum of 5 random numbers. तो आपका क्वेश्चन है draw flowchart to find the sum of 5 random numbers. पहले क्वेश्चन, सर रैंडम नंबर्स क्या होते हैं? सर रैंडम नंबर्स तो रैंडम होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, राइट। तो ये कुछ ऐसा ही है कि मैं आपसे कहूं कि चलिए 5 नंबर का सम करें, तो आप सीधा कहेंगे सर 133। भाई क्या था सर? हमने 5 नंबर का सम करके बताया। नहीं, अगर मैं आपसे कहूंगा 5 नंबर्स का, 5 रैंडम नंबर का सम करें, तो आप मुझसे कहेंगे सर 5 नंबर्स बताओ, यही तो कहेंगे। मैं आपको 5 नंबर्स बताऊंगा, आप उनका सम करेंगे, और सम करने के बाद रिजल्ट मुझे बताएंगे। यही तो स्टेप्स हैं। हाँ सर यही स्टेप्स हैं। तो शुरुआत करते हैं फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट में इनको बनाते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आप जानते हैं एक बॉक्स तो आपको समझ में आ चुका है, और वो है स्टार्ट। नहीं सर अब तो 2 बॉक्स समझ में आ गए हैं सर, एक स्टार्ट और एक स्टॉप। सर इतना बता दो, खाली स्टार्ट और स्टॉप बना के आएंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे? बेटा कुछ नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रहे। तो खाली स्टार्ट स्टॉप पे खुश मत होना, हाँ आगे के बॉक्स बनाने। तो आपने क्या बनाया? एक स्टार्ट बन गया हमारा, आगे फ्लो लाइन ले आए हम नीचे, राइट। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप अपने आप को प्रोग्रामर समझ रहे हैं, और आप ये प्रोग्राम किसके लिए बना रहे हैं? यूजर के लिए बता रहे हैं। तो अब आप बताएं आपको वो जो 5 नंबर है वो किससे पूछने हैं? कहते सर वो तो यूजर से पूछने हैं, राइट। तो यूजर आपको 5 वैल्यूज देगा, मतलब आपके पास वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनपुट होनी चाहिए। तो आप कौन से बॉक्स से पूछोगे? इनपुट बॉक्स से पूछोगे। तो हमने नेक्स्ट बनाया, दैट इज ये देखिएगा हमने पैरेललोग्राम बनाया, इसमें हमने क्या बनाया? इसमें क्या लिखेंगे हम? इनपुट। अब खाली इनपुट लिखा है, अब देखिएगा क्या करना है। आप मुझे बताएं एक वेरिएबल में एक वक्त में कितनी वैल्यू आ सकती है? तो सर एक वेरिएबल में एक वक्त में तो एक ही वैल्यू आ सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपको 5 वैल्यूज मेरे से लेनी है तो आपको कितने वेरिएबल्स चाहिएंगे? तो सर फिर तो 5 वेरिएबल्स चाहिएंगे, राइट। तो हम यहां पे 5 वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। हम ABCDE ले रहे हैं, तो हमने लिखा इनपुट A, B, C, D, E। इनपुट A, B, C, D, E। सर क्या ABCD लिखना जरूरी है? क्या सर हम XYZ J के ले सकते हैं? हाँ सर आप XYZ J के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
सर क्या इसको अलग से समझाने की जरूरत है वेरिएबल किसके लिए? हाँ, आप राइट हैंड साइड में ग्लॉसरी बना सकते हैं, उस ग्लॉसरी में लिख सकते हैं कि इन वेरिएबल्स का क्या पर्पस है, हम क्यों ले रहे हैं। वैसे सीए के पेपर में आप ये ग्लॉसरी नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। नॉर्मली हम स्टैंडर्डाइज में ग्लॉसरी बनाते हैं भी इन वेरिएबल्स का हमारा क्या मतलब है। तो राइट, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं हमारे बॉक्सेस के बारे में। तो हमने क्या कहा, इनपुट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, 5 वेरिएबल्स आपने ले लिए। अब होगा क्या, जब इसके बेस पे हम कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाएंगे और कंप्यूटर में रन करेंगे तो कंप्यूटर पे यूजर को, स्क्रीन पर यूजर को एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। यूजर पहली वैल्यू लिखेगा, कॉमा दूसरी वैल्यू, कॉमा तीसरी वैल्यू, कॉमा चौथी वैल्यू, कॉमा पांचवी वैल्यू, और एंटर प्रेस करेगा। द मोमेंट वो एंटर प्रेस करेगा, जो पहली वैल्यू वो ए में आके स्टोर हो जाएगी, दूसरी वैल्यू बी में आके स्टोर हो जाएगी, तीसरी वैल्यू सी में आके स्टोर हो जाएगी, चौथी वैल्यू डी में आके स्टोर हो जाएगी, पांचवी वैल्यू ई में आके स्टोर हो जाएगी। बेटा ऐसा नहीं कि पहली वैल्यू हमेशा ए में आती है, दूसरी वैल्यू बी में आती है। पहली वैल्यू पहले वेरिएबल में, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में, तीसरी वैल्यू तीसरे वेरिएबल में, एंड सो ऑन स्टोर होगी। अगर मैं इसको इनपुट ईडीसीबीए लिख दूं, अगर मैं इसको इनपुट ईडीसीबीए लिख दूं तो सबसे पहली वैल्यू ई में, दूसरी वैल्यू डी में, तीसरी वैल्यू सी में, चौथी वैल्यू बी में, पांचवी वैल्यू ए में आके स्टोर हो जाएगी। तो मींस आपको क्लियर है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी। मींस जब ये बॉक्स एग्जीक्यूट होगा तो हमारे ए बी सी डी ई लोडेड होंगे, और इनमें क्या वैल्यूज होंगी, इनमें वो वैल्यूज होंगी जो हमारे किसने डाली है, यूजर ने डाली है। राइट, तो ये बॉक्स बन गया, इनपुट का काम पूरा हो गया। फिर एक नीचे एरो बनाते हैं। अब बताइए आपको क्या करना है, करना क्या है इन ए बी सी डी का? सर इनका सम करना है। राइट, अब इनका सम करना है। अब तो सम करने के लिए क्या लिखते हैं फॉर्मूला, हम लिखते हैं सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। और आपको याद है मैंने इससे पहले स्टेटमेंट्स कराई है, मैंने बताया था कि इनका जो सम है, जो राइट हैंड साइड है, उसका रिजल्ट कहां जाके स्टोर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल में जाके स्टोर हो सकता है। और अभी मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना है तो कौन से बॉक्स में करना है, प्रोसेस बॉक्स में करना है। तो ये आपको क्लियर है, एक बनेगा प्रोसेस बॉक्स। इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये भी लिखेंगे, ये भी समझ में आता है। और वैल्यू किसी एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, ले लेते हैं सम। तो हमने लिखा सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। कौन से बॉक्स में लिखा, प्रोसेस बॉक्स में लिखा। समझ में आता है। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा बेटा, क्या होगा, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, ए बी सी डी ई, इन सब की एडिशन होगी। और जो रिजल्ट है कहां जाके स्टोर हो जाएगा, जो SUM नामक वेरिएबल है इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। आप कहेंगे सर सम तो आपने नया वेरिएबल लिया है तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, ए बी सी डी तो हमने यूजर से ले लिए थे, सम तो आपका नया वेरिएबल है। बट आपको याद होगा मैंने बताया था सम हम कहाँ यूज कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में यूज कर रहे हैं। अगर इसी को हम राइट हैंड साइड में यूज कर रहे होते तो यस इसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए थी। सिंस वो लेफ्ट हैंड साइड में पहले यूज हो रहा है तो इसकी कोई वैल्यू की आवश्यकता नहीं है। तो खैर आपने RHS को इवेल्युएट किया और वो कहां जाके स्टोर हो गया, सम में जाके स्टोर हो गया। बेटा सम इसलिए सम नहीं हो रहा कि वहां लेफ्ट हैंड साइड में सम लिखा है। अगर मैं लिख दूं प्रोडक्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई तो भी सम ही होगा। और कहां जाके स्टोर होगा, प्रोडक्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। मींस लेफ्ट साइड में जो लिखा है इस चीज से कोई वैल्यू नहीं है इस बात की, वहां हम प्रोडक्ट सम कुछ भी लिख सकते हैं। बट यहां हमने SUM लिखा हुआ है, इस SUM नामक वेरिएबल में आपका इन सब का सम आके स्टोर हो जाएगा। जब सम में आपका वेरिएबल स्टोर हो, जब सम में आपकी वैल्यू आके स्टोर हो गई, अब आपको ये क्या करनी है सर, अब तो हमें यूजर को बतानी है। और यूजर को बताने के लिए आप जानते हैं कौन सा बॉक्स है हमारा, प्रिंट बॉक्स है। बिल्कुल सही बात है। तो आपने एक एरो लाइन बनाई, उसके नीचे क्या बनाया, प्रिंट बॉक्स बनाया, और उसमें क्या लिखा, प्रिंट SUM। खास बात ये आपने SUM ऐसे ही लिखना है। ये SUM जैसे आप देख रहे हैं आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ये इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना। अगर आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे तो आपका सिस्टम क्या करेगा, SUM प्रिंट कर देगा। हमें SUM प्रिंट नहीं करना, हमें तो क्या प्रिंट करना है, हमें तो उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो हमने क्या लिखना है, जैसे अभी आप देख रहे हैं प्रिंट SUM सम विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, तो ये सम वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। एंड लास्ट इसके अंदर आपने क्या करा, ये आपने, अब आपका सारा काम पूरा हो गया, आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बहुत सिंपल फ्लो चार्ट आपने बनाया, बिल्कुल शुरुआती फ्लो चार्ट आपने बनाया, और आपको फुल क्लैरिटी है कि मैंने हमने स्टार्ट किया, फिर हमने यूजर से वैल्यू ली, फिर उनका सम किया, फिर हमने यूजर को क्या कर दिया, सम को प्रिंट कर दिया, एंड देन स्टॉप। सर अगर हम SUM मतलब सम भी प्रिंट करना चाहें, SUM इक्वल्स टू सम की वैल्यू,
बट आपको उतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप इसी स्टेप पे चलेंगे, आगे आपको जरूरत लगेगी तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला यहाँ तक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक फुल क्लैरिटी होनी चाहिए। एक बार फिर से देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करें एक बार, फिर हम आगे चलेंगे। थैंक यू।